हेलो एवरीवन। एक पार्ट फर्स्ट मैंने प्रिपेयर करा था। पार्ट फर्स्ट वीडियो अर्थक्वेक्स की, उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, लाइक सिस्मोग्राफ भी बाकी है, टाइप्स ऑफ वेव्स भी बाकी हैं। टाइम ना कंज्यूम करते हुए मैं शुरू करता हूँ यहीं से ही। टाइप्स ऑफ वेव्स पर हम डिस्कशन करते हैं, यानी कि किस किस्म की वेव्स जनरेट होती हैं एक अर्थक्वेक के बीच में। सिस्मोलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को कहा जाता है। और सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? एक्चुअल में ये जो वेव्स होती हैं, ये किसी सडन शॉक की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये हम सिस्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। एक सिस्मोग्राफ हमारे पास एक इक्विपमेंट्स है जिस पर हम ये रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। वो रीडिंग्स कैसी आती हैं, वो टाइप्स ऑफ वेव्स हम उनको उनके बेसिस पर करते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या फिर उनका मूड ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, या फिर हम उसकी वेवलेंथ के बेसिस पर उनकी जो वेव्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वेव्स हैं वो हैं बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स यानी कि ऐसी एनर्जी वेव्स जो इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलीज़ होती हैं, और वो अर्थ के इंटीरियर से ही ट्रैवल करती रहती हैं, यानी कि वो अपर सरफेस पर दिखती नहीं है, वो इनसाइड ही ट्रैवल करती रहती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्पीड से वो ट्रैवल करती हैं, यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका जो वेव लेंथ है वो कम रहेगा। अगर वेव लेंथ कम रहेगा तो इसका मतलब वो इतनी डेंजरस नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होती हैं, अगर उनको हम शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, तो शॉर्टर फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होती हैं वो बहुत डैमेजिंग होती हैं। इनका कोई डैमेज नहीं होता है। पी वेव्स दूसरी तरफ हमारे पास है, प्राइमरी वेव्स इसको नाम दिया जाता है। ये वेव्स एक एनर्जी वेव्स होती हैं, बट इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये ट्रैवल करती हैं, किसी भी मीडियम को बड़े आसानी से क्रॉस कर सकती हैं। और यानी फॉर सपोज अगर मान के चलें कि हमारे पास अगर फॉर सपोज ये अर्थक्वेक आता है और इसमें पी वेव जनरेट होती है, पी वेव मान के चलें किसी इसका एपिसेंटर किसी लैंड पोर्शन में है, तो लैंड पोर्शन से ट्रैवल होते हुए ये वहीं तक जाएंगी जहाँ तक इनकी एनर्जी है। हालांकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो मान लेते हैं बीच में कोई वाटर बॉडी आ जाती है, तो ये वाटर बॉडी से बड़े आसानी से क्रॉस कर सकती हैं, यानी कि लिक्विड से भी ये क्रॉस कर सकती हैं। इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। और दूसरी तरफ ये ट्रांसवर्स भी होती हैं, यानी कि बहुत रिदमिकली चलती हैं, तो ये ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अमेजिंग फैक्ट ये है, इसमें क्या होता है कि फॉर सपोज कोई डॉग है, कोई एनिमल है, तो एनिमल्स को सबसे पहले पता चल जाता है कि वेव्स आ रही हैं, इनको सिग्नल मिल जाता है हिस्ट्रिकली। ज़रा मैं ये रीड करके दिखाता हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है, for suppose began barking hysterically. Dog began barking hysterically just before an earthquake hits. Before the surface waves arrive, usually people can only feel the bump and rattle of these waves. यानी कि जानवर जो होते हैं उनको एडवांस में पता चल सकता है, और बाकी जो हम लोग हैं, हम सिर्फ जब ये यहाँ से पास आउट हो रही होती हैं तो इनका जो शेकिंग है, हम शेकिंग देख के आइडिया लगाते हैं कि ये हम यहाँ से अर्थक्वेक हो रहा है। और बाकी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको एडवांस में पता चल जाता है। हमारे पास थर्ड टाइप है हमारे पास एस वेव, जिनको सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। और ये जो है outer कोर के जो लिक्विड है वहीं से जनरेट होती हैं। ये भी एनर्जी वेव्स होती हैं, इनमें भी एनर्जी होती है और ये ट्रैवल करती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनको कहा जाता है। ये इतनी डैमेजिंग नहीं होती हैं, आप ज़रा रीड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ये PDF डाल दूँगा, आप बड़ी आसानी से इसको रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस वेव्स, यानी कि ऐसी वेव्स जो अपर सरफेस से ट्रैवल करती हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से होते हुए जाती हैं। और ये काफ़ी इनकी जो फ्रीक्वेंसी है लोअर फ्रीक्वेंसी है, और ये डिस्ट्रक्टिव होती हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्शंस करती हैं। ये कभी कभार ये डीपर इनसाइड भी हो सकती हैं। और मोस्टली ये जो होती हैं इनकी ट्रैवलिंग इंटेंसिटी बहुत होती है, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी लिखा है तो लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब शॉर्टर फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ ये मतलब नहीं है लोअर फ्रीक्वेंसी का कि
लोअर और हायर कोई ऐसा यूनिट नहीं है जिसमें हम इसको जो है डिनोट करते हैं, बट गलती से मुझे लगता है इस यहाँ पर लिखा गया है कि लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसीज के लिए हम शॉर्टर या लॉन्गर फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। दो टर्म्स हैं, शॉर्टर या लॉन्गर, उनसे हम डिनोट करते हैं। तो शॉर्टर फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है कि ये बहुत स्पीड से ट्रैवल करती हैं। तो स्पीड से अगर ट्रैवल करती हैं तो एक ही झटके में पास आउट हो जाती हैं। अगर मान लें सरफेस वेव ट्रैवल कर रही हैं तो कोई अर्थक्वेक आता है और सरफेस वेव उसमें हमें दिखती हैं तो बहुत जल्दी चल जाती हैं। हार्डली 1 to 5 सेकेंड्स के लिए हमें जो है यह फील होता है कि अर्थक्वेक आया है। और दूसरी तरफ अगर पी वेव्स होती हैं वो शेकिंग ज़्यादा करती हैं तो टाइम ज़्यादा लेती हैं, तो ऑब्वियसली उसका टाइम जो है इससे ज़्यादा होगा। हायर फ्रीक्वेंसीज यानी कि उसको हम लॉन्गर फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हैं। तो लॉन्गर फ्रीक्वेंसीज थोड़ा आहिस्ता ट्रैवल करती हैं। जब आहिस्ता ट्रैवल करती हैं तो टाइम लेके जाती हैं, मगर इनके केस में ये होता है कि शॉर्टर फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं ये बहुत जल्दी से पास आउट हो जाती हैं। एक और टर्म है लव वेव्स को कहा जाता है। AEH लव एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये टर्म दी थी। इन्होंने अपने जो इनका रिसर्च पेपर्स था अपनी पब्लिकेशंस के बीच में इन्होंने कहा था, और इसको इन्होंने नोट किया था कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन में चलती हैं और ऐसी वेव्स होती हैं जो किसी अर्थक्वेक के यानी कि अर्थक्वेक की जो एनर्जी फर्स्ट टाइम जहाँ से रिलीज़ होती है उस फर्स्ट टाइम रिलीज़ होने पे जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको इसने लव वेव का नाम दे दिया। और हालांकि डिटेल स्टडी में अगर देखें तो लव वेव्स में सारी वेव्स इंक्लूड करी जाती हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट जब स्पार्क होता है यानी कि एनर्जी वेव्स शुरू जहाँ से होती हैं, यानी कि मान के चलें हाइपोसेंटर से जो वेव्स ट्रैवल करती हैं उन सब वेव्स को इसने लव वेव का नाम दे दिया है। देन हमारे पास रिले वेव्स हैं। ये एक किस्म की वेव्स होती हैं। सो इनकी फ्रीक्वेंसी शॉर्टर होती है बट वेवलेंथ इनकी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। और रिले वेव की एक ख़ास खूबी ये है, इसको इसीलिए इसका नाम दिया जाता है कि ये रोल डाउन करती है। फास्ट सपोज हम रोलिंग करते हैं, मैट होता है अपना हमारे पास घर में, हम अपने मैट को रोलिंग करते हैं जिस तरीके से, तो रोल्स में जो अप एंड डाउन्स हाइक्स बनती हैं तो इसी तरीके से ये रोल करते हुए जाती है। तो ऑब्वियसली जब रोल करते हुए जाती है किसी भी सरफेस से जब ये पास आउट होती है तो उसको अप एंड डाउन या हाइक्स बना के चलती है तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाती है उससे, यानी कि ऊपर का जो सरफेस है वो नीचे चला जाता है और नीचे का ऊपर चला जाता है। तो सबसे डिस्ट्रक्टिव आज तक के टाइम में रिले वेव्स को ही माना जाता है। सो गाइज ये है पार्ट सेकंड अर्थक्वेक का। इसमें अभी मैं आपसे डिस्कशन में लाऊंगा सिस्मोग्राफ क्या होता है, हम सिस्मोग्राफ की रीडिंग्स कैसे लेते हैं। शायद मैंने पहली वीडियो में आपको बताया होगा कि रिक्टर स्केल से हम मेज़र करते हैं। रिक्टर स्केल जो होता है मान के चलें उससे हम डिनोट करते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं या कितनी जो है हैज़ार्डस है या डिज़ास्टर्स है। तो रिक्टर स्केल्स में हम रीडिंग्स लेते हैं 0 to 9, और वो रीडिंग्स जो होती हैं 0 to 9 इसलिए होती हैं क्योंकि वो लॉगरिथमिक स्केल होता है, क्योंकि उसमें लॉगरिथमिक स्केल में 0 से 9 तक की ही वैल्यू ली जाती हैं, उसके बाद की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करा जाता है। तो 6 तक की जो रीडिंग होती हैं वो मैग्नीट्यूड होता है, 0 to 9 मैग्नीट्यूड। सो 0 to 6 मैग्नीट्यूड तक की जो रीडिंग्स होती हैं उसमें ये माना जाता है कि ये इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है कोई भी अर्थक्वेक। सो अगर 6 से यानी कि 6 से 9 तक की रीडिंग्स आती हैं तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। उसमें लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं, शेकिंग ज़्यादा होती है, बहुत स्लो ट्रैवल करती हैं, और ज़्यादा होप यही होता है उसमें कि रिले वेव्स सबसे ज़्यादा होती हैं उसमें। सो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गाइज एंड गर्ल्स, मैं एक वीडियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ये दिखाने के लिए कि सिस्मोग्राम कैसा होता है। ये एक डिजिटल सिस्मोग्राम है, हालांकि ओल्ड टाइम्स में सिस्मोग्राम ऐसा नहीं था। इसमें आप देख सकते हैं एक हमारे पास ट्राईपोड स्टैंड है, हालांकि ट्राईपोड नहीं कह सकते इसमें क्योंकि इसमें 4 पैड्स हैं, और इसमें एक सेंटर में रॉड है जिसको पॉइंट किया जाता है। ये देख सकते हैं ये सस्पेंड कर रही है। सस्पेंशन जो होती है ये एक्चुअल में सिल्वर वायर्स होती हैं साइड में, और सेंटर में 4 मैग्नेट रखे जाते हैं। और ये जो सेंटर वाली रॉड है ये रॉड जो होती है जब अर्थक्वेक आता है तो ये
हॉरिजॉन्टली मूव करती है लेफ़्ट और राइट, वो इसलिए करती है बिकॉज हमारे पास ये मेटल की होती है ये रॉड, और रॉड के नीचे एक हमारे पास प्लेट लगी होती है जो कि ऑब्वियसली वो भी मेटल की होती है। सो जब अर्थक्वेक्स आता है तो शेकिंग होती है, तो शेकिंग के ड्यूरेशन में ये मूव करती है। मूव होने के बाद यहाँ पर आती है, ये देख सकते हैं सेकंड स्टेप था, और ये थर्ड है, आपके पास कंप्यूटर पर रीडिंग्स आती हैं। और ये सेकंड आपने देखा सर्कुलर सिलेंडर, ये एक्चुअल में करंट को कैरी करने वाला, करंट को कैरी करता है ये वायर्स के द्वारा। ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड के नीचे वायर्स भी कंडक्ट होती हैं। तो अमेजिंग बात यह है कि इसमें क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलता है कि सिस्मोग्राम है। दरअसल ये मेटल का पोर्ट जब मैग्नेट के ऊपर इस तरह से हिलता है तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जो वायर से होता हुआ कैपेसिटर तक जाता है, और देन आगे हम इसको डिस्प्ले करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो जिस पर हमें दिखती हैं कि वेव्स हैं और वेव्स किस तरीके की वेव्स हैं। सो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं या फिर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कौन सी वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। वो एक डिजिटलाइज्ड वे है, और डिजिटलाइज्ड वे से हमें कंप्यूटर पर सीधा पता चल जाता है कि ये जो वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स कितनी हैं, इनमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनकी वेवलेंथ कितनी है, ये कितना हैज़र्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक आइडिया सा हो जाता है। सो जो ओल्ड टाइम का सिस्मोग्राम होता था वो ऐसा नहीं होता था। मैं ट्राई करूँगा कि वो भी मैं आपको डायग्राम या फिर किसी और मेथड से आपको वो दिखाने की कोशिश करूँ। सो गाइज एंड गर्ल्स, आप डिस्प्ले के राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं एक डायग्राम बनी है। मैं इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझाता हूँ। मेरे पास पॉइंटर तो नहीं अवेलेबल है कि मैं पॉइंट करके आपको बताऊँ। आप देख सकते हैं इसमें एक स्टैंड है, ये स्टैंड है, और इस स्टैंड से एक रिंग सी वायर सी लटकी हुई है, हैंग कर रही है। राइट साइड में जो है इसके वायर हैंग कर रही है। तो इस वायर के साथ आयरन रॉड आयरन हम मेटल का कोई भी एक पार्ट, डिस्क बोल सकते हैं इसको। सो आयरन डिस्क हैंग कर रही है। आयरन डिस्क के नीचे एक ड्रम है, सिलेंडर है लगभग, और ये सिलेंडर ऑलमोस्ट जो है वो फिक्स करा जाता है। इतना भी टाइटली हेल्ड नहीं करा जाता, बल्कि वो इसलिए करा जाता है ताकि ये सिर्फ वर्टिकल रीडिंग कर सके, हॉरिजॉन्टल रीडिंग ना कर सके, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टली मूव करने से रोका जाता है। हाइक्स लगा के, मेटल की हाइक्स दोनों साइड पे आप देख सकते हैं, जहाँ ब्लैक एरो है वो दिखा रहा है। और नीचे जो इस हाइक के ड्रम के नीचे पेपर रखा जाता है, एक वाइट पेपर होता है। सो इस ड्रम के साथ एक पेन भी जो है हैंग करा जाता है। जब ये जो वायर है, दरअसल ये वायर यहाँ पर दिखाई गई है, बट ये एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग से ये मेटल की डिस्क लटक रही है, और उसके साथ ही नीचे ड्रम, और ड्रम के साथ एक पेन भी जो है वो अटैच करा जाता है, और नीचे शीट होती है, वाइट शीट। सो जब वाइब्रेशंस होती हैं तो ये स्प्रिंग हिलता है। स्प्रिंग जब मूव करता है, अप एंड डाउन मूव करता है, तो ऑब्वियसली ये पूरा सेटअप जो है मूव करता है। तो पेन अटैच होता है, तो पेन से नीचे स्क्रैचेस लगते रहते हैं, तो वो स्क्रैचेस वेव की शक्ल में जो है वहाँ आते रहते हैं। तो वही वेव्स, उन्हीं से हम पता लगाते हैं कि ये कौन सी वेव है। कि हालांकि इससे फ्रीक्वेंसी का तो पता नहीं चलता, लेकिन इतना पता चलता है कि वेव्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं या कम है, उनकी हाइट्स से पता चल सकता है हमें, उनकी क्रस्ट और ट्रफ से पता चल सकता है, जो पेन से मार्क या स्केच करी जाती हैं हमारे इस वाइट पेज पर, जो कि नीचे इस फ्लोर पर अटैच है, फ्लोर ऑफ दी या बेस ऑफ दी स्टैंड। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग अर्थक्वेक। इसमें अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। सो लास्ट पर मैं एक सबसे रिक्वेस्ट फिर से करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। और इसमें अगर कोई कमी महसूस होती है वीडियो में, मुझे पता है कि टेक्निकल एरर है, इतनी जो है वैल्यूएबल वीडियोस नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ मैं, बट यह है कि अगर इसमें कोई एरर आपको दिखता है, वो एरर आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।